हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसानस प्रोबायोलॉजी। तो जैसा कि आपको पता है कि इस अभी तक हम लोगों ने हैदराबाद 2020 के 35 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, साइटोकैलसिन बी इज एडेड जस्ट बिफोर माइटोसिस begins in mammalian cell, तो पॉसिबल इफेक्ट कुड बी। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि साइटोकैलसिन करता क्या है। तो साइटोकैलसिन जो है यह इनहिबिट करता है। यह क्या करता है? यह इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है? एक्टिन पॉलीमराइजेशन को। इनहिबिट एक्टिन पॉलीमराइजेशन। एक्टिन पॉलीमराइजेशन। तो यह इनहिबिट करता है एक्टिन पॉलीमराइजेशन को। कैसे? ब्लॉक कर देता है फिलामेंट इलोंगेशन को बाय ब्लॉकिंग फिलामेंट इलोंगेशन। एक्टिन फिलामेंट क्या करता है? एक्टिन मतलब साइटोकैलसिन बी क्या करता है? यह आपका पॉलीमराइजेशन को ब्लॉक कर देता है। एक्टिन पॉलीमराइजेशन को ब्लॉक कर देता है, इलोंगेट होने से रोकता है। अब आपके पास एक क्वेश्चन है कि एक्टिन का काम सेल साइकिल में कहाँ पे है? तो याद रखिएगा, एक्टिन का काम जो है सेल साइकिल में साइटोकाइनेसिस में होता है। मतलब क्या है कि एक्टिन का काम सेल साइकिल में साइटोकाइनेसिस में है। इन केस ऑफ मेमेलियन सेल, साइटोकाइनेसिस में एक मेम्ब्रेन फरोज बनता है, या ये कह सकते हो कि एक्टिन फिलामेंट का एक बेल्ट बनता है जिसे हम कॉन्ट्रैक्टिंग बेल्ट कहते हैं। और यह बेल्ट जो है वह साइटोकाइनेसिस को परफॉर्म करता है, और यह दो फेज में दो सेल्स डिवाइड होके दो सेल्स मिल जाता है। मतलब क्या है कि अगर हम कोई भी ऐसा केमिकल यूज करें माइटोसिस से पहले जो कि एक्टिन पॉलीमराइजेशन को रोकेगा, मतलब एक्टिन का बेल्ट नहीं बनेगा, एक्टिन फिलामेंट का कॉन्ट्रैक्टिंग बेल्ट नहीं बनेगा, और उससे नहीं बनने से क्या होगा? फरो का निर्माण नहीं होगा, फरो का फॉर्मेशन नहीं होगा, और उस फरो के फॉर्मेशन ना होने से क्या होगा? आपका साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं होगी, और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट नहीं होगी तो क्या होगा कि साइटोकाइनेसिस में सेल आपका अरेस्ट हो जाएगा। दूसरा, साइटोकैलसिन बी जो है इसे हम मायोटॉक्सिन भी कहते हैं। याद रखिएगा, इसे हम मायोटॉक्सिन भी कहते हैं, क्योंकि यह एक्टिन फिलामेंट के पॉलीमराइजेशन के लिए ज़रूरी है और मसल मूवमेंट के लिए स्लाइडिंग जो थ्योरी है जिसपे एक्टिन और मायोसिन जो होते हैं एक दूसरे पे स्लाइड करते हैं, उसको भी इनहिबिट करेगा। दैट इज द रीजन इसे हम मायोटॉक्सिन कहते हैं। बट इन केस ऑफ सेल साइकिल कंप्लीट हो जाएगी माइटोसिस, बट लास्ट में जाके प्रोफेज में जाके साइटोकाइनेसिस में जाके यह इनहिबिट हो जाएगी। तो पहला क्वेश्चन है, माइटोटिक प्रोफेज इट सेल्फ में अरेस्ट होगा? ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्रोफेज में एक्टिन का कोई भी लेना देना नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, कंप्लीट माइटोसिस, ठीक है, पर अरेस्ट एट द साइटोकाइनेसिस। या साइटोकाइनेसिस के केस में एक्टिन का क्या बनता है? फरोज बनता है। मीन्स ये आंसर हो सकता है। आगे भी हम देख लेते हैं। सेल साइकिल कंप्लीट टू डिवाइडेड टू डॉटर सेल। देखो, जब साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तो डिवाइड जो है डॉटर सेल्स में नहीं होगा। अरेस्ट एट द माइटोटिक एनाफेज कॉजिंग ऑन नॉन डिसजंक्शन। माइटोटिक एनाफेज में भी, एनाफेज में स्पाइंडल का काम होता है ना कि एक्टिन का काम होता है। वहाँ पे ट्यूबिलिन का काम होता है ना कि एक्टिन का काम होता है। तो डी भी इसका आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर इसका बी होगा कि कंप्लीट माइटोसिस एंड अरेस्ट एट द साइटोकाइनेसिस।
चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ पे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 बेस पेयर का रिकॉग्निशन सीक्वेंस किस एंजाइम के पास होता है। तो सबसे पहले हम बात करें SAU3A, इसका रिकॉग्निशन साइट जो होता है वो होता है GATC। BAM-H1 का होता है GGATCC। नॉट 1 का होता है GC/GGCCGC और BIGL3 इसका होता है GCCNNN फिर NNGGC। मीन्स इसके रिकॉग्निशन साइट में 4 बेस हैं, इसके रिकॉग्निशन साइट में 2 2 4 2 6 6 बेस हैं, इसके में 2 2 4 2 6 2 8 8 बेस हैं, और इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 10 इसमें 11 बेस हैं। तो क्वेश्चन में पूछा था कि किसके रिकॉग्निशन साइट में 4 बेस है, तो SAU3A इस एंजाइम के, इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के रिकॉग्निशन बेस में केवल 4 बेस है, GATC। ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलो रिक्वायर इनरिच्ड चॉकलेट अगार मीडिया फॉर कल्चरिंग। यहाँ ध्यान देना है कि क्या टर्म ध्यान देना है, इनरिच्ड चॉकलेट अगार मीडिया, क्योंकि ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्यूडोमोनास और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एस्चेरिशिया कोलाई, ये सारे के सारे चॉकलेट अगार पे जिंदा रहते हैं या कल्चर कर सकते हैं। बट इसमें से सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को छोड़ के, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को छोड़ के बाकी सभी के लिए हम कोई अल्टरनेट मीडिया यूज़ कर सकते हैं। बट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए हम चॉकलेट अगार या ब्लड अगार यूज़ करते हैं, जिसमें हमारा चॉकलेट अगार इनरिच्ड होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो यहाँ पे यही इनरिच्ड टर्म याद रखना था, क्योंकि चॉकलेट अगार पे मे भी आपको माइक्रोबायोलॉजी का थोड़ा भी नॉलेज होगा तो आप तुरंत स्टेप्टोकोकस ऑरियस लगा के चले आओगे, या आप एस्चेरिशिया कोलाई लगा के चले आओगे, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग डिफरेंशियल अगार मीडिया यूज़ कर लेते हैं एस्चेरिशिया कोलाई के लिए। पर यहाँ पे टर्म क्या दे रखा था, इनरिच्ड चॉकलेट अगार मीडिया, मतलब इनरिच्ड चॉकलेट अगार। तो इनरिच चॉकलेट अगार हम स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के केस में यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही सरल है, बट इससे पहले हम कुछ आपके लिए एक डायग्राम बना देते हैं। बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया की कुछ इस तरह से, एक मान लीजिए यह एक बैक्टीरिया है जिसमें कोई भी फ्लैजिला नहीं है। अगर ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कोई भी फ्लैजिला ना हो, ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कोई भी फ्लैजिला ना हो, उसे हम बोलते हैं ट्राइकस। ट्राइकस का मतलब होता है हमारा क्या, फ्लैजिला, और ए का मतलब होता है ना होना, मतलब नो फ्लैजिला, नो फ्लैजिला, और ट्राइकस का मतलब है नो फ्लैजिला। दूसरा, ऐसा कंडीशन जिस कंडीशन में सिर्फ एक फ्लैजिला हो, बैक्टीरिया विद अ सिंगल फ्लैजिलम। ये हो गया बैक्टीरिया, हमने कहा यह जो है आपका 1 फ्लैजिलम हो गया। 1 के लिए टर्म यूज होता है मोनोट्राइकस, मोनोट्राइकस। तो मोनोट्राइकस का मतलब है 1 फ्लैजिलम। एक फ्लैजिलम वाला जो बैक्टीरिया होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोट्राइकस, 1 फ्लैजिलम एट 1 एंड। और इसका एग्जाम्पल है आपका विब्रियो कॉलेरी, जिससे कॉलेरा होता है, विब्रियो कॉलेरी। तीसरा, ऐसा बैक्टीरियम या ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास 2 फ्लैजिलम हो बट अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब दोनों एंड पे हो, एक यहाँ पे हो और एक आपका यहाँ पे हो।
ऐसे केस में हम इसको बोलते हैं हम एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस एम्फीट्राइकस मतलब क्या होता है इसमें, फ्लैजिला एट बोथ एंड या ईच एंड, हर एंड पे अगर हमारा क्या हो, दोनों एंड पे अगर हमारे पास फ्लैजिला हो तो उसे हम बोलेंगे एम्फीट्राइकस। इसका एग्जाम्पल होता है आपका एक्वे स्पाइरिलम, एक्वे स्पाइरलम सरपेनस, एक्वे स्पाइरलम सरपेनस। एक ऐसा कंडीशन हो सकता है कि एक ही छोर पे मतलब एक ही एंड पे हो, बट कंडीशन क्या है कि वहां पे सिंगल फ्लैजिला की जगह फ्लैजिला का समूह हो, तो इसे हम बोलेंगे लोफोट्राइकस। इसको क्या बोलेंगे हम, लोफोट्राइकस। इसे क्या बोलेंगे हम, लोफोट्राइकस। मतलब टफ ऑफ फ्लैजिला, टफ ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड, टफ ऑफ फ्लैजिला एट वन एंड। और इसका एग्जाम्पल है आपका स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस, स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस। इसके अलावा एक कंडीशन हो सकता है जो ऑल ओवर बॉडी पे फ्लैजिला हो, ऑल ओवर बॉडी पे हो मतलब चारों तरफ फ्लैजिला हो, तो इसे हम बोलेंगे पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस। बस ध्यान आपको क्या क्या देना है कि अगर कोई भी फ्लैजिला नहीं होती है तो उसे हम बोलते हैं एट्राइकस, अगर एक फ्लैजिला होती है तो उसे हम बोलते हैं मोनोट्राइकस, और अगर आपका दो फ्लैजिला दोनों एंड पे होती है तो उसे हम बोलते हैं, मतलब एक एक फ्लैजिला दोनों एंड पे होती है तो उसे हम बोलते हैं एम्फीट्राइकस। अगर एक ही तरफ टफ्स होती है तो उसे हम बोलते हैं लोफोट्राइकस, और अगर पूरी बॉडी पे होती है तो उसे हम बोलते हैं पेरीट्राइकस। और पेरीट्राइकस जो होती है वो एग्जाम्पल होता है साल्मोनेला टाइफी की, जो कि टाइफाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन देखिए क्या है, अ सिंगल फ्लैजिलम प्रेजेंट एट ईच एंड ऑफ द बैक्टीरियम। ईच एंड, दो एंड, जितने भी एंड है उसके ऊपर अगर एक एक सिंगल फ्लैजिलम होगी तो इसे हम क्या बोलेंगे, वी विल कॉल्ड एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस उसको हम बोलेंगे एम्फीट्राइकस। ओके, चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि क्रोमोजोमल नॉट अ क्रोमोजोमल इनस्टेबिलिटी सिंड्रोम। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्रोमोजोमल इनस्टेबिलिटी सिंड्रोम कहते किसे हैं। तो क्रोमोजोमल इनस्टेबिलिटी सिंड्रोम जो है यह एक ग्रुप है इनहेरिटेड डिसऑर्डर का, जिसमें क्रोमोजोम की इनस्टेबिलिटी या क्रोमोजोम के ब्रेकेज से रिलेटेड होता है। मतलब एक बैग किसी भी चीज से डीएनए डैमेज होने पे अगर क्रोमोजोम ब्रेक हो जाता है, उससे रिलेटेड अगर कोई डिजीज है तो उसे हम बोलते हैं क्रोमोजोमल इनस्टेबिलिटी सिंड्रोम। यहाँ पे आपको देखना यह है कि एक एग्जाम्पल में दे रखा है क्लीनफेल्ट्रस सिंड्रोम। यहाँ पे क्लीनफेल्ट्रस सिंड्रोम जो है यह क्रोमोजोमल ब्रेकेज से नहीं बल्कि एक जो होती है हमारा एक्स का एक्स्ट्रा हो जाने से है ये मेल, बट एक एक्स एक्स्ट्रा हो गया, एन्यूपोलाइडी है, ना कि क्रोमोजोमल ब्रेकेज है। तो क्लीनफेल्ट्रस सिंड्रोम जो है वो नो क्रोमोजोमल इनस्टेबिलिटी सिंड्रोम नहीं है। इसके अलावा जितने भी आपका ब्लूम सिंड्रोम, एटेसिया, टेलेंजिस्टेसिया एंड फैंकोनी एनीमिया, ये सारे के सारे जो डिजीज हैं यह क्रोमोजोमल इनस्टेबिलिटी सिंड्रोम है। इस केस में होता क्या है, जब क्रोमोजोम में जब ब्रेकेज होता है तो कोई न कोई प्रोटीन जो होती है या कोई न कोई जो जीन होती है वह ब्रेक हो जाती है, और उसके ब्रेक हो जाने से
यह जो है डिजीज को कॉज करती है, यह सिंड्रोम को कॉज करती है, क्योंकि पर्टिकुलर प्रोटीन जो होती है वो डिफेक्टिव हो जाती है। पर्टिकुलर प्रोटीन डिफेक्टिव होने से हमारे बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं या कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। अगर हमारे बॉडी में ब्लड का अगर ना हो तो उसे हम ब्लूम सिंड्रोम कहते हैं, जिसमें ल्यूकीमिया या लिम्फोमा होती है। वहीं पे अगर हमारे पास लिम्फोमास का फॉर्मेशन ना हो या लिम्फोमा हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं एटेसिया। और फैंकोनिस एनीमिया में क्या होता है, आपका ल्यूकीमिया हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं, मतलब जितने भी ब्लड से सेल्स होती हैं उनके अंदर कैंसर का हो जाना किसी कारण से, किसी भी डिफेक्टिव प्रोटीन के कारण से, तो वो हमारा क्या है, क्रोमोसोमल इनस्टेबिलिटी सिंड्रोम का एग्जांपल है। बट क्लीनफिल्टर सिंड्रोम जो होती है वो आपका क्रोमोसोमल इनस्टेबिलिटी सिंड्रोम का एग्जांपल नहीं होता है। ये आपका है ट्रिपल। यहाँ पे ध्यान देना है कि ब्रेस्ट कैंसर में यहाँ पे लिखा ट्रिपल निगेटिव इज अ ट्रिपल निगेटिव इफ, एक तो ब्रेस्ट कैंसर में 3 जो रिसेप्टर्स होती हैं वो पाए जाते हैं। अगर ब्रेस्ट के अंदर जो है आपका 3 रिसेप्टर होता है, अगर वो तीनों के तीनों रिसेप्टर जो है वो नहीं पाया जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल निगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। तो ट्रिपल निगेटिव ब्रेस्ट कैंसर क्या है, काइंड ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर दैट डज नॉट हैव एनी ऑफ द रिसेप्टर दैट इज कॉमनली फाउंड इन ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर के अंदर 3 तरह के रिसेप्टर होते हैं। पहला रिसेप्टर जो होता है वो इस्ट्रोजन का होता है, एक रिसेप्टर होता है वो आपका इस्ट्रोजन का होता है। दूसरा रिसेप्टर जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन का होता है। और इन दोनों रिसेप्टर के अलावा एक प्रोटीन होती है, जो प्रोटीन आपका है ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर 2। यह प्रोटीन है। इन तीनों का अब्सेंट होना ट्रिपल निगेटिव ब्रेस्ट कैंसर कहलाता है। तो इसका पहला देखते हैं, यहाँ पे लिखा लैक द एस्ट्रोजन रिसेप्टर पोजिस्टेरॉन, नॉट पोजिस्टेरॉन रिसेप्टर होगा, इसलिए ये गलत है। दूसरा में है एस्ट्रोजन रिसेप्टर, पोजिस्टेरॉन रिसेप्टर और HER2 प्रोटीन रिसेप्टर। यहाँ पे HER2 जो कि ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर 2 रिसेप्टर नहीं प्रोटीन होता है, इसलिए यह भी गलत है। अगला है एस्ट्रोजन पोजिस्टेरॉन। यहाँ पे एस्ट्रोजन नहीं, एस्ट्रोजन का रिसेप्टर का नहीं पाया जाना है, ना कि एस्ट्रोजन का, इसलिए ये भी गलत है। करेक्ट आंसर है डी, जिसमें क्या होता है एस्ट्रोजन का रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरॉन का रिसेप्टर और HER2 प्रोटीन तीनों के तीनों अब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, यहाँ पे लिखा है नॉट इन्वॉल्व इन एंटीजन प्रेजेंटिंग। देखो प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो आपका होता है बी लिम्फोसाइट, जिसे हम बी सेल कहते हैं, बी लिम्फोसाइट जिसे हम बी सेल कहते हैं। दूसरा माइक्रोफेज जिसको M5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और तीसरा DC होता है डेंड्राइटिक सेल्स। ये क्या होती है, ये एक्सोजीनियस और इंडोजीनियस एंटीजन्स को मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट करती है आउटर सरफेस पे, जिससे हमारा T सेल एक्टिवेट होके उसे किल करने के लिए, मतलब उसको किल करने का हेल्प करता है। T हेल्पर सेल एक्टिव होती है, बाकी T हेल्पर सेल बाकी सारे कंपोनेंट को एक्टिव कर देता है और हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो है उसे किल कर देता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन में देखना है कि यहाँ पे पूछा नॉट इन्वॉल्व। अभी हमने ऊपर लिखा कि डेंड्राइटिक सेल होती है, बी सेल भी होती है, पर माइक्रोफेजेस भी होती है, बट फॉलिकुलर सेल्स जो है यह जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह बिहेव नहीं करती है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है फॉलिकुलर सेल्स नहीं होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे पूछा है ड्यूरिंग द क्लोनिंग ऑफ द जीन इनटू द प्लाज्मिड वेक्टर सेल्फ ligation of the vector occurs that reduced the number of recombinant produced, this can be prevented। देखो जब हम प्लाज्मिड वेक्टर बनाते हैं तो उनके सेल्फ लाइगेशन को हमें रोकना होता है। अब सेल्फ लाइगेशन से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है। तो फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखो, जब हम DNA की स्टडी करते हैं तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमारा हम रन करते हैं। मतलब क्या है कि
3' में OH ग्रुप होता है और 5' पे जो है आपका यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये दोनों जो है आपस में जुड़ के फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पे यही सोचना है कि हमें सेल्फ लाइगेशन को रोकना है, तो हम क्या करें, यहाँ का फॉस्फेट हटा दे, और फॉस्फेट को हटाना डीफॉस्फोराइलेशन कहलाता है। तो अगर हम फॉस्फेट को हटाते हैं तो हमें क्या जोड़ना चाहिए, फॉस्फेट को हटा के डीफॉस्फोराइलेट कराएंगे तो 5' पे भी अगर OH ग्रुप आ जाएगा तो यह OH सेल्फ लाइगेशन को प्रिवेंट करेगा। तो क्वेश्चन में मतलब आइए अब ऑप्शन पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, डीफॉस्फोराइलेशन टू जनरेट द 5' OH, यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसके अलावा इन्होंने दे रखा है डीफॉस्फोराइलेशन टू जनरेट द 3OH। 3OH तो पहले से है तो इसको डीफॉस्फोराइलेशन की जरूरत ही नहीं है। फास्फोराइलेशन ऑफ द 3' OH, अगर हम इसको फास्फोराइलेशन कर भी देते हैं तो मे बी 5' जो है इस वाले को ना छोड़ के किसी और वाले के साथ बाइंड कर जाएगा। फास्फोराइलेशन ऑफ बोथ नहीं, इससे अच्छा है कि हम डीफॉस्फोराइलेशन कर दे। ओके, यहाँ पे फास्फोराइलेशन दिया गया है, फास्फोराइलेशन करने पे तो और OH जो है आपस में यहीं पे बाइंड हो जाएगा सेल्फ लाइगेशन करके दूसरे वाले OH के साथ। तो हम क्या करेंगे, डीफॉस्फोराइलेशन करेंगे दो उस पे 5' पे। तो डीफॉस्फोराइलेशन इज द बेस्ट ऑप्शन टू ओवरकम द सेल्फ लाइगेशन ऑफ द वेक्टर। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि कोरोना वायरस का रिसेप्टर्स कौन सा है, तो ACE2, इसे हम बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर के थ्रू कोरोना वायरस हमारी बॉडी में इंटर करता है, हमारी बॉडी में नाक से जाता है, और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स में ACE2 रिसेप्टर होता है जिसे हम एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर कहते हैं, और इसके थ्रू हमारी बॉडी के अंदर सेल्स के अंदर वो इंटर कर जाता है कोविड-19। यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि एनिमल सेल कैन बी क्रायो प्रिजर्व बट नॉट द प्लांट सेल। अगर हम एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में दो सबसे बड़ा डिफरेंस है। एक तो एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है, बट प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। सबसे पहली बात, सेल वॉल पाया जाता है। अब दूसरा, अगर हम एनिमल सेल की बात करेंगे तो इनके पास वैक्यूल जो है वह नहीं पाया जाता है। एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल नहीं पाया जाता है, बट प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल पाया जाता है। और वैक्यूल जो होती है उसके पास क्या होता है, इसके पास वाटर होता है। अगर हम क्रायो प्रिजर्व करेंगे तो यह वाटर जो है आपका आइस में बदल जाएगा। मतलब क्या है कि हम जो है प्लांट सेल को अगर क्रायो प्रिजर्व करते हैं तो वो क्या करेगा, वाटर को जो है, जो कि वैक्यूल में वाटर है, उसको आइस में बदल देगा। दैट इज द रीजन कि हम प्लांट सेल को क्रायो प्रिजर्व नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एनिमल सेल डू नॉट कंटेन द वाटर फिल्ड वैक्यूल देन कैन फॉर्म द आइस। तो एनिमल सेल के अंदर जो है वैक्यूल नहीं पाई जाती है, वैक्यूल नहीं पाई जाती है तो उसमें वाटर नहीं होता है, वाटर नहीं होता है तो बर्फ नहीं बनेगा, और बल्कि प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होती है जो कि वाटर को बर्फ बना देगी। दैट इज द रीजन कि हम एनिमल सेल को क्रायो प्रिजर्व कर पाएंगे बट प्लांट सेल को नहीं कर पाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड एंड colleagues and senior and junior. Thank you. Bye bye.